आज से हम व्याकरण शुरू करेंगे। व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा एवं व्याकरण। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं और व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। भाषा क्या होता है देखते हैं। भाषा हुआ संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है, समझ में आया। कह रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की ध्वनियाँ सार्थक होती हैं तथा उनमें स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का परस्पर अटूट संबंध होता है। इसके आगे देखते हैं भाषा की परिभाषा। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य जिसके द्वारा अपने भावों या विचारों को लिखकर या किसी को बोलकर या बताकर दूसरों को बताता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो अब देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक या कथित भाषा। कथित मतलब कहने, मौखिक मतलब मुंह से कहने वाला। दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब इसके बारे में पहले देखते हैं मौखिक भाषा क्या होता है या कथित भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा या कथित भाषा, जब मनुष्य अपने विचार बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। समझ में आया। कह रहा है कि जब मनुष्य अपने विचार किसी को अपने मुंह के द्वारा बताता है तो उसे हम मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, नेता के द्वारा भाषण देना या टेलीफोन द्वारा वार्तालाप मतलब बातें करना, ये क्या होता है? मौखिक भाषा। दूसरा देखते हैं लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचार लिखकर किसी को बताता है या प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया। कह रहा है कि जब मनुष्य अपने विचार को लिखकर दूसरे को बताता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण में पत्र लिखना, जैसे किसी को अपनी बात पत्र लिख के बताते हैं। और दूसरा है पत्रिका और पुस्तक, जैसे किताबें, हम किताबें पढ़ते हैं तो कैसी भाषा है? लिखित भाषा है। समाचार पढ़ते हैं वो भी क्या है? लिखित भाषा है। तीसरा भाषा देखते हैं सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों या भावों को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करता है यानी बताता है। ठीक है, संकेत करके, वो बोल कर नहीं सिर्फ संकेत करके बताता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कह रहा है? जब मनुष्य अपने विचारों भावों को संकेतों द्वारा प्रदर्शित या बताता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे व्यक्ति द्वारा इशारे से अपनी बात को समझाना या बताना। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, वो बोल तो पाता नहीं, वो अपनी बातें क्या है? इशारा करके बताता है। और क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में रेफरी क्या करता है? इशारे से दर्शाता है। इसके आगे हम व्याकरण के बारे में अब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। को शब्दानुशासन कहा जाता है। शब्दानुशासन मतलब शब्द के अनुसार। ठीक है, अर्थात व्याकरण भाषा को मनमानी नहीं करने देता। इसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भाषा को मौखिक अथवा लिखित रूप प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। ठीक है, अब व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है यानी वह विद्या है जिससे भाषा के मौखिक अथवा लिखित रूप को शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? परिभाषा क्या कह रहा है? व्याकरण वह विद्या है या वह शास्त्र है जिससे भाषा के मौखिक अथवा लिखित रूप का शुद्ध प्रयोग करना सीखा जा सकता है। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। ठीक है, किसी भाषा को अच्छे से शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अतः भाषा के उचित एवं प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। यानी किसी भाषा को समझने के लिए हमें उसकी व्याकरण आना आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं व्याकरण के विभाग यानी व्याकरण के भाग देखते हैं। व्याकरण के 4 विभाग यानी भाग अथवा घटक होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है पद विचार। ठीक है, अब पहला देखते हैं वर्ण विचार। इस भाग में वर्णों के लिखने की विधि, उनके आकार, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। मतलब अक्षर। ठीक है, अक्षर को लिखने की विधि, उनके आकार यानी वो कैसा है, उनके भेद यानी वो कितने प्रकार के हैं या कितने हैं, उनके उच्चारण यानी बोलने के विचार कब इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है शब्द विचार। इस भाग में शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, मेल तथा प्रयोग संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है या पढ़ते हैं। ठीक है, शब्द विचार में क्या होता है कि शब्दों के भेद यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उत्पत्ति और इनके मेल तथा इनके प्रयोग संबंधी नियमों को पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं वाक्य विचार। इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है या पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है पद विचार। इस विभाग में संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है या पढ़ते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं विभिन्न भाषाएं। देखते हैं विश्व में यानी दुनिया भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन, जापानी, चीनी आदि बहुत सारे भाषा होते हैं। ठीक है, भारत के अनेक राज्यों में भी अलग अलग
भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, यानी हमारे संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कोई पूछ ले कि बताइए भारत के संविधान में कितने भाषा का प्रयोग किया गया है या सम्मिलित किया गया है, तो 22 भाषाओं को। अब ये भाषाएं देखते हैं कौन कौन से हैं। हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, तमिल, असमी और सिंधी, संस्कृत, मैथिली, कश्मीरी, संथाली, बोडो, डोगरी, ये सभी क्या है, हमारी 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम बोली के बारे में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। बोली केवल बोलने के लिए या बातचीत करने के लिए प्रयोग की जाती है। बोली में जब साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बोली में जब साहित्य की रचना यानी जैसे कहानी, निबंध आदि लिखी जाने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज भाषा हो गया, अवधी भाषा हो गया, आदि भाषाएं हैं। सूरसागर ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखिए, सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है, किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। प्रश्न आ जाए कि बताइए सूरदास जी के द्वारा ये जो सूरसागर है किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में। या रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो यह है अवधी भाषा में। बोली की परिभाषा, तो परिभाषा है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या कह रहा है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित मतलब जैसे कोई जिला हो गया, वहां सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, उस भाषा को बोली कहते हैं। अगला पॉइंट है लिपि। लिपि के बारे में आप जानते हैं। प्रश्न है जैसे कोई पूछ ले कि बताइए लिपि क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। आरंभ में मतलब शुरू में भाषा का केवल मौखिक रूप ही था। मतलब हम लोग आरंभ में यानी शुरू में हम सिर्फ मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाली ही क्या थी? भाषा थी। किंतु इसके द्वारा विचारों और भावों को संरक्षित नहीं किया जा सकता। मतलब हम मुंह से बोलने वाली भाषा को संरक्षित या सुरक्षित नहीं कर सकते थे। अतः भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, यानी भाषा को लिखने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे वर्णों के लिए लिखित चिन्ह निर्धारित किए गए, यानी कोई भी कहानी लिखने के लिए उसे एक चिन्ह की आवश्यकता पड़ी। भाषा को प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। भाषा को जैसे ये कोई भी वर्ण है वो क्या है? एक प्रकार का चिन्ह ही तो है। इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब लिपि की परिभाषा देखते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए वर्णों के चिन्ह को लिपि कहते हैं। समझ में आया? कह रहा है कि मौखिक भाषा के लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए वर्णों के चिन्ह, चिन्ह मतलब जैसे ये हमने का बना दिया तो ये क्या है? एक प्रकार का चिन्ह ही है, चिन्ह है ना। तो इसी चिन्ह को यानी इसी अक्षर को लिपि कहते हैं। का के ये जो का हमने बनाया है इसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये का क्या? एक प्रकार का चिन्ह है। ठीक है, तो इसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब आगे देखते हैं। भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है तथा उर्दू की लिपि फारसी। यहाँ कह रहा है कि भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। कोई पूछ ले कि बताइए हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो भी देवनागरी लिपि में। उसी प्रकार यहाँ बताया गया कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा, तो वो है गुरुमुखी लिपि। तथा उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो है फारसी लिपि। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ध्वनि। ध्वनि के बारे में समझते हैं। तो ध्वनि की परिभाषा है वर्णों के उच्चारण को ध्वनि कहते हैं। अर्थात जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय मुख मतलब मुंह से निकलने वाली आवाज ध्वनि कहलाती है। यानी जो भी हम अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं वही क्या कहलाती है? ध्वनि। समझ में आया? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।